नमस्कार। अध्याय 4 में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में मैंने आपसे स्वरों के संबंध में चर्चा की थी। आज के अध्याय में मैं आपके साथ अनुस्वार पर चर्चा करूं। हिंदी भाषा का 11वां स्वर अनुस्वार का है, जिसका आशुलिपि में बहुत अधिक महत्व है। कहीं भी किसी शब्द में यदि अनुस्वार आता है तो आपको ये 4 चीजें बड़े ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए, इनका सावधानी पूर्वक अमल करना चाहिए। सबसे पहला आता है कि यदि कहीं किसी भी शब्द में बिंदु स्वर के साथ अनुस्वार आता है, जैसे मान लिया आप लिखना चाहते हैं कांच, या अनुस्वार के साथ आ बिंदु स्वर आ रहा है, आपके पास बिंदु स्वर आ, ए, ई, आई और ई। यदि कहीं किसी भी शब्द में ये 5 बिंदु स्वर के साथ अनुस्वार आता है तो जहां ये 5 बिंदु स्वर आप लगाते हैं वहां बिंदु स्वर लगाने की बजाय उसी स्थान पर समानांतर एक हल्का डैश प्रयोग किया जाता है। जैसे कांच, यदि मान लिया उसमें कांच आता तो कांच के लिए यह संकेत किया जाता। अब चूंकि कांच आ रहा है तो यहां बिंदु स्वर लगाने की बजाय समानांतर एक हल्का डैश प्रयोग किया जाएगा। 5 पै और ये च, यदि कहीं किसी भी शब्द में 5 आता है तो ये, अब ये आ के साथ बिंदु स्वर आ गया। यदि 5 अनुस्वार आ जाता है तो यहाँ ये बिंदु स्वर लगाने की बजाय समानांतर एक हल्का डैश प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया प्रयोग लिखते हैं करे, कै और ये रे, करे। यदि इसके साथ अनुस्वार आ जाता है तो करे, तो जहां आपने ये बिंदु स्वर लगाया या बिंदु स्वर लगाने की बजाय समानांतर एक हल्का डैश प्रयोग करें। यानी कहीं किसी भी शब्द में यदि बिंदु स्वर के साथ अनुस्वार आता है तो जिस स्थान का बिंदु स्वर होता है उसी स्थान पर समानांतर एक हल्का डैश प्रयोग करेंगे। और आपके बिंदु स्वर ये हैं, 5 ये हैं, आ, ए, ई, आई और ए। दूसरा इसमें आ जाता है डैश स्वर है औ, ओ, उ, ए और उ। यदि कहीं किसी भी शब्द में डैश स्वर के साथ यदि अनुस्वार आता है, जैसा मान लिया आप लिखते हैं चोंच, च और ये च, ठीक है। मान लिया सिर्फ चोंच आता था बिना अनुस्वार के आता है तो दूसरे स्थान पर ये ओ का स्वर आ गया। यदि आप यहाँ अनुस्वार लिखना चाहते हैं तो जहां पर आपने ये डैश स्वर प्रयोग किया है वहां डैश स्वर प्रयोग करने की बजाय आपने समानांतर एक गहरा डैश प्रयोग कर देना है। यही चीज आप बहुवचन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप लिखते हैं बेटो, बै और ये टो, ठीक है, बे का स्वर आ गया। अब यहाँ ओ के साथ बहुवचन आता है तो समानांतर एक गहरा डैश प्रयोग करने। किसी भी शब्द में यदि बहुवचन आता है तो बहुवचन के लिए उस रेखा के दूसरी तरफ दूसरे स्थान पर समानांतर एक गहरा डैश प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा इसमें आ जाता है कहीं किसी भी शब्द में अनुस्वार के बाद ग आता है। जैसे हिंदी भाषा के शब्द करेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, रहेंगे, इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं उसमें हमेशा ग से पहले ही अनुस्वार आता है। और यानी जहां कहीं ग से पहले अनुस्वार आ जाता है या आप कह सकते हैं अनुस्वार के बाद ग आता है तो दोनों को एक साथ लिखने के लिए कै वर्ग का पंचम अक्षर अंग प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अंग के लिए गहरी न्याय रेखा प्रयोग की जाती है तो जहां भी ये दोनों एक साथ आ जाते हैं अनुस्वार के बाद ग व्यंजन आती है तो गहरी न्याय रेखा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप लिखते हैं मंगल, यदि शब्द के अंदर मंगल के बजाय मगल होता तो ये इस तरह से लिखा जाता है। और वहां यदि ये मंगल हो जाता है तो मैं न ये गहरी न्याय रेखा आ जाएगी। यानी अनुस्वार और ग के लिए गहरी न्याय रेखा प्रयोग की गई। इस तरह से जैसे लिखते हैं करेंगे, इस अनुस्वार और ग को एक साथ लिखने के लिए ग, ये रे और ये अंगे गहरी न्याय रेखा, करे का स्वर आ गया और गे का ये आ गया। यानी कहीं किसी भी शब्द में अनुस्वार के बाद ग आता है या आप ये कह सकते हैं कि ग से पहले अनुस्वार होता है तो दोनों को एक साथ लिखने के लिए गहरी न्याय रेखा प्रयोग की जाती है। चौथा इसमें आ जाता है कहीं किसी भी शब्द में यदि अनुस्वार आता है और अकेले की स्थिति में आता है। जैसे मान लिया आप लिखते हैं अंत, आप लिखते हैं चंचल, आप लिखते हैं मंच। कहीं अगर आपके पास अनुस्वार आ जाता है तो अनुस्वार की ध्वनि यदि व्यंजन के समान महसूस होती है
तो आपको वहां अनुस्वार प्रयोग करने की बजाय व्यंजन रेखा ही लिखनी चाहिए। जैसे आप मान लिया अंत लिखते हैं, न रेखा और ये तय अंत। चंचल लिखते हैं च न च और ये लय। मंच लिखते हैं मैं न और ये च। यानी कहीं किसी भी शब्द में अनुस्वार यदि अकेला आता है तो उस स्थिति में अनुस्वार की ध्वनि यदि व्यंजन के समान महसूस होती है, जब आप उसका उच्चारण करते हैं और उसकी ध्वनि व्यंजन के समान महसूस होती है, आप उसके लिए व्यंजन रेखा लिख सकते हैं। यानी उसके लिए अनुस्वार लिखने की बजाय आप आशुलिपि में व्यंजन रेखा प्रयोग कर सकते हैं। आशुलिपि के अंदर व्यंजन य और वै दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला है कि कहीं भी किसी भी शब्द में अगर य और वै आ जाते हैं तो यह आपके व्यंजन के रूप में ये रेखा और व्यंजन के रूप में वह रेखा इस तरह से लिखी जाती है। इसके अलावा कई बार जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो यह व्यंजन की ध्वनि स्वर आई के समान सुनाई देती है और वह व्यंजन की ध्वनि स्वर औ के समान महसूस होती है। तो आशुलिपि के अंदर जब लिखते हैं तो यह के लिए यह व्यंजन रेखा भी लिख सकते हैं और यह के लिए पहले स्थान पर हल्का बिंदु भी प्रयोग कर सकते हैं और वह के लिए पहले स्थान पर गहरा डैश प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लिया आप तय लिखना चाहते हैं तो तय लिखने के लिए आप तय के लिए यह रेखा भी लिख सकते हैं और तय के लिए आप डॉट भी प्रयोग कर सकते हैं, आई स्वर भी संकेत कर सकते हैं। इसी तरह से आप नवमी लिखते हैं तो नवमी के लिए आप न व और मैं भी प्रयोग कर सकते हैं और नवमी के लिए न और मैं औ का स्वर ये हो जाएगा, तो इसका उच्चारण आप ये भी कर सकते हैं नवमी। ठीक है, यानी कहीं भी किसी भी शब्द में यह और वह आता है तो आप उनको स्वर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और व्यंजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप उसका यह को स्वर के रूप में लिखेंगे तो इससे पहले जो व्यंजन रेखा आएगी वहां पहले स्थान पर हल्का बिंदु प्रयोग कर देंगे और वह के लिए इससे पहले जो रेखा आएगी वहां रेखा के दूसरी तरफ पहले स्थान पर गहरा डैश प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यह और वह के लिए स्वर भी लिख सकते हैं और व्यंजन रेखाएं भी लिखी जा सकती हैं। नमस्कार साथियों, अब ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का आपने अनुस्वार के लिए और व्यंजन यह और वह के लिए बार बार अभ्यास करना।